हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो बच्चे, रिसेंटली एनएचपीसी के द्वारा आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज जो है रिलीज की गई हैं, जिसमें आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने अभी तक पूरा नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो पहले नोटिफिकेशन देख लेना, ठीक है। हमारे चैनल पे जो है आपका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। पूरी जो उसमें डिटेल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या उसमें आपकी बाकी डिटेल है, वो सारी देख लेना। उसके बाद में बच्चे, आप अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो पेपर की प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको उसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे जो है बच्चे इन्होंने लिखा हुआ है 200 नंबर का पेपर आपका होना है, ठीक है। पूरी तरीके से जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। 3 घंटे जो है आपको दिए जाएंगे, 180 मिनट आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर जो है आपका किस तरीके से होगा, इसमें जो पोस्टें आपकी आई हैं बच्चे, सिविल की है, इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है, ठीक है, एनसी की है, ठीक है। तो ये जो आपकी वैकेंसीज हैं, जितनी भी आपकी अलग अलग ट्रेड के लिए कह सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन तीनों का बच्चे ट्रेड का तो जो एग्जाम होगा वो आपका अलग होगा, लेकिन इसमें जो नॉन टेक्निकल है वो आपका सिमिलर रहने वाला है ना, क्योंकि जो वेटेज है नॉन टेक्निकल का वो भी आपका सेम है। जो इससे पहले आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में, वहां पे जो क्वेश्चन का नेचर है वो भी आपका सेम है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन टेक में वो भी आपका सेम ही रहता है। तो जो भी बच्चा है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, आपका जो नॉन टेक है वो आपका सेम होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 200 मार्क्स का, उसमें से 140 जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो आपके होंगे बच्चे आपके डिसिप्लिन से, आपके ट्रेड से, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के या फिर सिविल के, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पोर्शन है 30 मार्क्स का, 30 एमसीक्यू, वो होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, और उसके बाद में 30 एमसीक्यूज होंगे आपके रीजनिंग के। इस तरीके से 200 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चे कि 140 नंबर के लिए आपको टेक्निकल पढ़ना है। टेक्निकल पढ़ने के लिए मेगेडिजी है ना, जो भी आप लोग, अगर जो बच्चे इस चीज का फॉर्म भरते हैं, आप लोगों के लिए बच्चे एनएचपीसी में कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें आपको दी जा रही है। तो टेक्निकल की तैयारी जो है पूरी तरीके से आप हमारे साथ में कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। 60 नंबर जो है बच्चे आपका ये नॉन टेक का है, 60 में से 30 जो है आपका जीके है, 30 जो है आपका रीजनिंग है। अब ये 60 मार्क्स की प्रिपरेशन करने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है सेल्फ स्टडी को प्रिपेयर करते हैं कि 60 ही नंबर तो है, इसके लिए हम खुद से तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे, आप चाहे तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, अगर आप गाइडेंस के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेकेडीजी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बैचेस आपके लिए लाए गए हैं एनएचपीसी के, उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एनएचपीसी का एग्जाम में देने जाऊंगा तो किस तरीके की, किस लेवल की वहां पर नॉन टेक्निकल पूछी जाती है। तो इसी के लिए बच्चे, जो इससे पहले आपका एग्जाम हुआ है 2023 में किस तरीके का एग्जाम रहा है, उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। उसमें दोनों पार्ट आपके, रीजनिंग और मैथ्स, दोनों को एनालाइज करके जो है आपको एक तरीके से हम डायरेक्शन देंगे कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से जो है इस पोर्शन को तैयार करना चाहते हैं, तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका बनता है, और ये सब्जेक्ट जो है आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको जो है फोकस इन सब्जेक्ट पे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो है हम लोग करेंगे 2023 में, आप सभी को पता है इसका जो है लास्ट वैकेंसी जो इसकी आई थी 2023 में ही आई थी, वहीं पे जो है आपका क्वेश्चन उसी समय का जो है आपका एक क्वेश्चन है, देखना 23/7/2023 को ये आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। और इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का अगर मैं एक पहले कंबाइंड एनालिसिस करूं, तो उसमें बच्चे आपको ये बच्चे एनालिसिस का रिजल्ट है, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे 5 है, पॉलिटी के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे 4 है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे 5 है, करंट अफेयर्स जो है सबसे ज्यादा वेटेज के साथ में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिसलेनियस के जो है आपके 7 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का 1 ही क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन है, वो इस तरीके से बच्चे आपका पूछा गया है। अब इनमें से आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है, जहां से कि क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, और ये नंबर ऑफ वेटेज जो है आपका ये चेंज होता है या फिर ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले तो बच्चे आपका, अगर आप लोगों ने कभी भी पीएससी के एग्जाम दिए हैं, तो पीएससी के एग्जाम में कॉमन बात आपकी रहती है, लगभग हर पीएसयू में सबसे ज्यादा वेटेज जो है करंट अफेयर को ही दिया जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर का वेटेज जो है आपका वो बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता, ठीक है। 8 से 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन ये कम नहीं होने वाला। तो करंट अफेयर का वेटेज तो आपका ज्यादा ही रहता है, और पिछले 1 साल का करंट अफेयर जो है आपका बहुत अच्छे से तैयार रहना चाहिए, है ना, पीएसयू के लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर। उसके बाद में आपका सेकंड नंबर पे जिस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है बच्चे, वो आपका है हिस्ट्री,
ठीक है, हिस्ट्री पे फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पे भी आपको फोकस करना है। और फिर एक आपका एवरग्रीन, जो टेक्निकल के बच्चे हैं जिनके लिए एवरग्रीन एक सब्जेक्ट रहता है, वो है आपका पॉलिटी, है ना। पॉलिटी बच्चे, आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको नॉन टेक अगर पूछा जा रहा है ना, तो उसमें आपकी पॉलिटी की अच्छी खासी वेटेज होती है, पॉलिटी जो है आपको पूछा जाता है ना। तो मतलब ये 3 मेन सब्जेक्ट मैं आपको कहूंगी कि सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में एक टॉपिक आप लोग देख रहे हैं जहां से कि ज्यादा क्वेश्चन है, वो है आपका मिसलिनियस। ठीक है, अब ये जो मिसलिनियस वाला क्वेश्चन है बच्चे, ये जो आपका पोर्शन है ना, ये कहीं किसी सब्जेक्ट में नहीं आता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, कई बार जो है आपका मिसलिनियस में कुछ ऐसा टॉपिक, मतलब इसमें फिक्स नहीं है कि ये पढ़ लेंगे तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको कहूंगी, एक तो सब्जेक्ट की जानकारी और बाकी जितने भी ज्यादा पीवाईक्यूज हो सकते हैं, इसके लिए आपका जितना ज्यादा पीवाईक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उतने आपको पीवाईक्यू करने हैं, उतने ज्यादा जो है अलग अलग सब्जेक्ट से जो है आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मिसलिनियस के लिए जो है आपका ये स्ट्रेटेजी रखिएगा। और करंट अफेयर जो है आप जब प्रिपेयर करेंगे तो करंट से इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो बच्चे आपका मिसलिनियस में आ जाता है। ठीक है, तो बाकी बच्चे इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पेपर का नेचर बता देती हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सबसे पहले पॉलिटी की अगर हम बात करें, पॉलिटी में आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपका क्वेश्चन था। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा कितने नॉमिनेट मेंबर जो है राज्यसभा में चुने जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, एक तरीके से एवरग्रीन क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन चुनता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है आपकी सोशियोलॉजी से बना है, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि इनके लिए आपको पढ़ाई जरूरी है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू करे हैं तो वहीं से जो है आपके 2 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पॉलिटी का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, 50-50% जो है आपका यहाँ पे स्तर इन्होंने रखा है। ठीक है, हर दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। उसके बाद में बच्चे ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी में एक तो जो सबसे एटर्नल टॉपिक इसे हम कह सकते हैं कि ऐसा टॉपिक है जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपका सेंसस 2011। देखिए, 1-2 क्वेश्चन जो है आपके सेंसस 2011 से पूछे गए हैं। उसके बाद में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है ना, ये आपका भारत के वृक्ष जो आपका वन संपदा वाला चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रिवर वाला एक आपका टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर आपका एक वर्ड ज्योग्राफी का है, टर्सरी विंड, विंड के प्रकार है, तो इनमें से कौन सा वाला जो है आपका टर्सरी विंड का एग्जाम्पल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो विंड है, इंडिया की रिवर्स है, और आपका इंडिया का, भारत का जो है आपको वन संपदा है। तो ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, एक तो बच्चे सेंसस 2011 हर तरीके से आपका रटा होना चाहिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा 2026 में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में 27 में जो उसके आंकड़े आ जाएंगे, तब हमें वो याद करना पड़ेगा। कोशिश करना है कि उससे पहले आपको कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो जाए, वो वाला याद ना करना पड़े। ठीक है, तो 2011 के ही आंकड़े जो है आपको याद करने हैं, और ये जो है आपको बच्चे हर पीएसयू में जो है आपका इसका एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सेंसस 2011 हो गया। उसके बाद में ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है वो है आपका रिवर्स, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इंडियन रिवर्स। ठीक है, उनके ओरिजिन क्या है, उनके सहायक नदियां क्या है, कौन कौन से रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है ना, वो वाली चीजें। बाकी भारत से ही जो है आपका, चाहे भौगोलिक स्थिति का क्वेश्चन बन जाए, वन संपदाओं का बन जाए, खनिज संपदाओं का क्वेश्चन बन जाए, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी जो है आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद में मिसलिनियस में ये मैं आपको टाइप बता देती हूँ बच्चे, किस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है आए हैं। एक आपका किताब है, इनमें से कौन से ऑटोबायोग्राफी है जो दलाई लामा की है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका महावीर जयंती का, जो हम महावीर जयंती मनाते कौन से महीने में आता है। ठीक है, उसके बाद में आपका कि पहला मून मिशन जो है इंडिया का कौन सा था, चंद्रयान-1, है ना। तो मिसलिनियस में अधिकतर आप लोग देखेंगे आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। खर्ची पूजा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, खर्ची पूजा कहाँ पे होता है आपका। ठीक है, सूर्य भगवान की पूजा जिस त्योहार में की जाती है, छठ पूजा होता है ना, उससे क्वेश्चन आया है आपका। यहाँ पे देखिए कौन सा एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, तो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ये भी आपका बच्चा आर्ट एंड कल्चर से ही, मतलब आर्ट एंड कल्चर से ही जो है आपके 2-3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे देखेंगे तो बुक्स एंड ऑथर तो बच्चे आपका 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है। स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ते हैं, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में जो है आपका जब भी कोई चाहे आप एंशिएंट पढ़े, मिडिवल पढ़े या फिर आप मॉडर्न पढ़े, तो वहां पे किताबों को और उनके लेखकों को आपको बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका है आपके रिसेंटली जो आपकी किताब है, यानी कि करंट अफेयर में जो आपकी बुक्स एंड ऑथर है, ठीक है, उनको जो है आपको बताया जाता है, तो वहां से जो आपको टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस ये आपका कब बना है, कौन सा साल में बना है, तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो है आपका एक अलग से टॉपिक आता है मिसलेनियस में, ठीक है। ये आपके दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो ये कि कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना है, दूसरा कि कौन से इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और अधिकतर बच्चे ये चाहे खर्ची पूजा है, छठ पूजा है, ये आपके एग्जाम में तभी पूछे जाते हैं अगर ये पिछले कुछ महीनों में मनाए गए हैं तो, है ना। रिसेंटली जो त्योहार मनाया जाता है वो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रिसेंटली जो है आपका कोई इंस्टीट्यूट है जैसे रिलेटेड करंट अफेयर हमने पढ़ा है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कब ये आपका बनाया गया था, इस तरीके से। तो इनडायरेक्टली जो है आपको करंट अफेयर के ही क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे जाते हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान सेकंड हुआ था, चंद्रयान थर्ड जो है आपका हुआ था, है ना। तो उसी से रिलेटेड जो उन्होंने पूछ लिया कि चंद्रयान 1 भारत का जो पहला मून मिशन था वो क्या था, तो वो आपका चंद्रयान 1 था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। ये ज्यादातर जो है आपके डिपेंड होते हैं आपके अवेयरनेस पे, आप कितना अवेयर हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं, किस चीज के प्रति कितना अवेयर है, वहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में करंट अफेयर के क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, वर्ल्ड बैंक 2022 में व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन लेवल ऑफ अर्बन एरियाज इन इंडिया, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपको कितनी भाषाओं में, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार रिसेंटली जो दिया गया, ये हमेशा चाहे रिसेंट दिया जाए या फिर पहले दिया जाए 24 भाषाओं में ही दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बना है, ठीक है। ये आपका माइक्रो एसकेएस माइक्रोफाइनेंस, पहली ऐसी माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट बनी थी इंडिया की जो कि लिस्ट हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का, नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कुछ इंडेक्सेस ऐसी होते हैं जो एवरग्रीन होती हैं, जहां से क्वेश्चन हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, एसडीआई हो गया, करप्शन परसेप्शन, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया। तो इस तरीके से कुछ इंडेक्सेस हैं जो कि आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, वो आपको करंट अफेयर का ही बेसिकली आपका एक टॉपिक है, ठीक है। स्पोर्ट्स का आपका बनाया है कि ओडीआई में रिसेंटली 5000 रन किसने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये भी आपका स्पोर्ट्स का ही बना है, ठीक है। वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी आपका स्पोर्ट्स से बना है। और ये जो है एक ही टॉपिक से सारी की सारी करंट अफेयर आपके आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका मतलब स्पोर्ट्स हो गया, आपका इंडेक्सेस हो गया आपका, ठीक है। रिसेंटली जो आपकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है ना, ये जो है स्कीम, कोई भी जो है आपकी स्कीम है, प्रधानमंत्री या फिर किसी राज्य ने कोई स्कीम निकाली है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, तो स्कीम जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम में पूछने के लिए। वो मतलब वही टॉपिक बार बार जिस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ टॉपिक करंट अफेयर में आपके ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो यही हो गया आपका स्पोर्ट्स की क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी राज्यों की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो भी नहीं छोड़ा जा सकता, वहां से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। इंडेक्सेस हो गया आपका, इंपॉर्टेंट सर्वे होते हैं, सर्वे के आधार पर इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर आपका एक और टॉपिक होता है, हालांकि यहाँ पे नहीं आया है लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अवार्ड हो गया आपका, रिसेंटली कुछ व्यक्तियों को जब पुरस्कार दिया जाता है तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो जाती हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया या फिर उसी से रिलेटेड जो है आपका अवार्ड हो गया। इंपॉर्टेंट पर्सन में ही आपका आ जाता है अपॉइंटमेंट, कि किस व्यक्ति को कहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो इस तरीके से कुछ एवरग्रीन बहुत ज्यादा मतलब बेसिक से टॉपिक हैं जो कि करंट अफेयर में हमें पढ़ने होते हैं। तो पिछले एक साल का वो टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर में इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में एक ही क्वेश्चन है, बेरोजगारी किस प्रकार की, जो है आपका डेफिनेशन से ही इन्होंने क्वेश्चन ले लिया है कि स्ट्रक्चरल बेरोजगारी का जो है डेफिनेशन दे दिया है, आपको बताना है कि कौन से प्रकार की है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहा है 2023 का। तो मतलब 2023 का क्वेश्चन पेपर देख करके आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि इस लेवल का जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो है आपका हार्ड क्वेश्चन पेपर मैं इसे नहीं मानूंगी, मतलब ऐसा बहुत कम क्वेश्चन इसमें है कि आपको देख करके लगे कि कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, क्या पूछ दिया हमें, ठीक है। अधिकतर जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर को छोड़ करके। करंट अफेयर जो है हर साल ताजा ताजा रहता है, तो एक साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। सबसे पहले फोकस करना है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो हमेशा हर एग्जाम के लिए एवरग्रीन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। उन टॉपिक को पहले क्लियर कर लेना, उन टॉपिक को तैयार करना, उसके बाद में जो है आपका बाकी के टॉपिक की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को तैयार करने की अप्रोच बच्चे हमेशा एक तो टॉपिक वाइज आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मंथ वाइज आपको जो है रिवाइज होना चाहिए। इस तरीके से पिछले एक साल का करंट अफेयर जो है आप लोग अगर तैयार है तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की इसकी हो जाएगी, ठीक है। और करंट अफेयर जब भी पढ़े आप तो उसमें जो है आपका जब आप न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज के इर्द गिर्द जो भी चीजें होती है, जब एक्सप्लेनेशन में आप लोग देखते हैं ये न्यूज कहाँ से आ रही है, उसका ओरिजिन आपको पता है, उसका सेक्टर आपको पता है, उससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट है वो आपको पता है, तो मिसलीनियस में आपका बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वहां पे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको करना है। और एक और चीज मैं आपको कहूंगी कि 2025 2025 2024 इन दोनों साल में अभी तक जितने भी पीएसयूज के एग्जाम हुए हैं,
ठीक है, उनके जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं उनके क्वेश्चन जो है कर लेना, ठीक है, क्योंकि बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस लेवल के जो भी आपके बाकी एग्जाम्स हुए हैं किसी पीएसयू ने करवाए हैं उनको कर लेना, वहां पे देखना किस तरह के करंट अफेयर पूछे गए हैं। ठीक है, ज्यादातर जो है आपको यहाँ पे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मतलब इसमें नए क्वेश्चन बहुत कम है, पीएसयू ने आपके लिए कोई क्वेश्चन तैयार किया होगा। अधिकतर क्वेश्चन जो है अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना आपको एक ही में मिल जाएगा कि इस पेपर का जो है आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो नए क्वेश्चन, नए फॉर्मेशन, नए क्वेश्चन को कम फॉर्म करके आपको पूछा जाता है, इसीलिए जीके का जो लेवल रहता है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो किसी को नहीं आने वाले हैं, है ना, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो करने वाले होंगे, आसान होंगे या फिर मॉडरेट होंगे। ठीक है, तो अच्छे से जो है इसकी प्रिपरेशन करना, किताबें वही जर्नल से रहेंगी आपकी जो बाकी एग्जाम्स के लिए आप लोग पढ़ते हैं, है ना। अब टेक्निकल के स्टूडेंट है तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें तो नहीं पढ़नी है, ठीक है, कम से कम लूसेंट जो है रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स को जो है कई बार हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन जैसे एसएससी के रहे तो आप इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसी लेवल का बस, बाकी कोई एक्स्ट्रा जो है इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि वो आपका बहुत काम आने वाला है बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका इस क्वेश्चन पेपर का 2023 में जो क्वेश्चन ये एग्जाम आपका हुआ था उसका लेवल बच्चे ये रहा आपका। अब आप अगर खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो खुद से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से रहना है, क्वेश्चन के जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, आप जो है खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ में जुड़ करके करना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे जाएंगे तो वहां पे जो है आपको एनएचपीसी के लिए, ठीक है, एनएचपीसी के लिए जो है आपको एक बिल्कुल डेडिकेटेड बैच आपको दिखेगा, रिकॉर्डेड बैच है। और एनएचपीसी में बच्चे आप लोग जब हमारी वेबसाइट पे जाएंगे या फिर हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे आपको ऑलरेडी वहां पे मिल जाएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट या हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ करके जो है जिन्होंने एनएचपीसी में सिलेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है एनएचपीसी की तरफ से आपके लिए आई है, एक बार जरूर बच्चे विजिट करिएगा मेक इट इजी मैकेनिकल पे। ठीक है, अब हमने जीके का तो देख लिया कि जीके का ये आपका लेवल रहता है, इस तरीके से जो है 2023 में क्वेश्चन पेपर बना था, यही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब आपको करना है रीजनिंग एनालिसिस। ठीक है, तो रीजनिंग एनालिसिस आप करेंगे अतुल सर के साथ में। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब आपको रीजनिंग एनालिसिस अतुल सर जो है बताएंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, तो प्रीति मैम आप लोग को बता ही चुकी हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह सब में क्या क्या चीज आपको किस किस तरीके से पढ़नी है। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस किस सब्जेक्ट से आया था। देखो, कोई भी एग्जाम अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई भी एग्जाम अगर हम लोग भर रहे हैं, प्रिपरेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पिछली बार वो जब एग्जाम हुआ था तो उसमें वो किस किस सब्जेक्ट से पूछ रहा था और लगभग लगभग हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन वो दे रहा था। सेम ऐसे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहां पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर के आपके पास आने वाली है जीके जीएस और 30 नंबर की ही आने वाली है अकेली रीजनिंग। और आपको भी पता है कि रीजनिंग में अगर आपके लॉजिक अच्छे हैं, प्रैक्टिस अच्छी है, पूरे में से पूरे नंबर बहुत जल्दी आप लोग ला सकते हो, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि पिछली बार जो पेपर हुआ था, एनालाइज कर रखा है मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम यही तो होता है हमारा भी और आपका भी। आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका भी यही काम बनता है कि भाई पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन और कितने कितने क्वेश्चन बन रहे थे ये देखना। और हमारा काम ये है कि भाई एज अ टीचर हम चाहते हैं कि आप लोग के सामने ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस लेकर आए ताकि आप लोग जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें हेल्प थोड़ी हमारी साइड से मिल सके। ठीक है, बाकी देखो कोर्स के बारे में मैम आपको बता ही चुकी है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो ये आपके लिए छोटा सा एक टेबल में बनाकर लाया हूं। टोटल 30 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बने थे। तो सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे ना वो बने थे आपके रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट से, 6 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, बाकी देखो क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन बने हैं, सीरीज से 3 क्वेश्चन बने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन बने हैं, सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन बने हैं, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन बने हैं, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन बने हैं, लॉजिकल सीक्वेंस का 1 क्वेश्चन आया है, डाइस का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फाबेट टेस्ट के 2 क्वेश्चन पूछे थे, इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन पूछे थे, बाकी नॉन वर्बल के कितने थे, 3 क्वेश्चन। तो ये टोटल है आपके पास 30 क्वेश्चन जैसा पिछली बार आया था। अब की बार कैसा आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एनालिसिस इसीलिए किया जाता है, पीवाईक्यू इसीलिए देखे जाते हैं ताकि थोड़ा सा हिंट हमें मिल सके कि पिछली बार अगर इस टाइप से आया था पेपर पे तो अब की बार भी लगभग लगभग इस टाइप से आ सकता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपनी तैयारी और बेहतर कर सके। तो अभी हमने सिर्फ नंबर के रूप में इसको देखा, नंबर के फॉर्म में देखा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि भाई अगर रैंकिंग के सिटिंग अरेंजमेंट के 6 क्वेश्चन बन रहे थे तो वो 6 क्वेश्चन किस टाइप के थे, क्या वो बहुत टफ थे
या फिर वो बहुत ईजी थे या फिर वो मॉडरेट थे, है ना भाई। पीवाईक्यू का एनालिसिस इसीलिए तो किया जाता है ताकि लेवल हमें पता चल सके। चलो भाई देखते हैं। तो अब ये इतने इतने क्वेश्चन आपके बने थे, अब देखो वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो ये थे आपके पास रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक से क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं है। अच्छा ध्यान रखना, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था और ना ही रीजनिंग का कोई क्वेश्चन टफ आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने टाइम पर आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर मैं आपको रीजनिंग के टफ क्वेश्चन दे दूं 30 और आपको बोलूं कि एक दिन में इसको सॉल्व करना है पूरा का पूरा, यानी 24 घंटे में, चाहे कितना भी टफ दे दूं आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन पेपर में हमारे पास पूरा दिन नहीं रहता, है ना। और अक्सर गलती यहीं पर हम करते हैं, है ना, कि भाई टाइम कम पड़ गया, टाइम कम हो रहा है, थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए फिर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तो रीजनिंग के 30 में से 30 बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते, मॉडरेट से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो और पॉज करके इनको सॉल्व भी कर सकते हो ताकि आपको लेवल का भी पता चल जाए। तो टोटल कितने क्वेश्चन बने थे यहां पर, 6 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। रैंकिंग प्लस आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स करके। उसके बाद सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 क्वेश्चन बने थे। इसमें आपके पास लेटर सीरीज नहीं पूछी गई, सारे की सारी क्या थी आपकी नंबर सीरीज थी, 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। सॉल्व अगर आप लोग करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, साथ साथ आपको इसका लेवल भी पता चलता रहेगा। अगला ये आपके पास एनालॉजी के, एनालॉजी क्या कहता है कि भाई जितना रिलेशन अच्छा आप निकालोगे उतना सही आप लोग का आंसर आएगा। तो टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन है। इंडोर कैरम, आउटडोर इसमें से क्या खेला जाता है, ठीक है। फिर डेंटिस्ट टीथ के लिए होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट किसके लिए होता है, फिर ये भी आपके पास बोल रखा है। अगला आपके पास जो दे रखा है वो आपका लेटर एनालॉजी है। देखो पूरे, अगर मैंने यहां पर जो चार्ट बनाया है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि अरे यार कोडिंग डिकोडिंग तो पूछी ही नहीं है इसमें। तो क्या कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये जो हमारे पास लेटर एनालॉजी है ना, ये जो लेटर एनालॉजी है ये एक्चुअल में क्या है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग ही तो है। कोडिंग डिकोडिंग के ही तो सारे के सारे रूल फॉलो होते हैं लेटर एनालॉजी में। लेटर एनालॉजी के साथ साथ आपके पास लेटर क्लासिफिकेशन में भी, अगला चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के भी 3 क्वेश्चन है। पहले आपको वर्ड वाला दे रखा है, दूसरा आपके पास लेटर दे रखा है, तीसरा आपके पास फिर से वर्ड ग्रुप दे रखा है। तो लेटर एनालॉजी दे रखा है तो यहां पर भी तो आप क्या करोगे, सॉरी लेटर क्लासिफिकेशन दे रखा है तो यहां पर भी आप क्या लगाओगे, कोडिंग डिकोडिंग वाली ही चीजें तो लगाओगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ये मत सोचना कि लिखा नहीं है तो नहीं है, भाई वो कहां कहां फॉलो हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, रिलेशन किस तरीके से आप लोग चैप्टर्स के बीच में बैठाते हो, तभी तो आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। जब हमें पता रहता है कि भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, इस तरीके से किया जाता है, इस चैप्टर में वहां के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट ये है ना भाई, यही चीज तो है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, यही चीजें तो समझनी है हम लोगों को, ठीक है। क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चन ये हैं, सॉल्व करोगे आपको साफ साफ पता चलेंगी चीजें। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है जो बॉडमास के रूल पर आधारित है, ये भी, और ये भी आपके पास क्या है बॉडमास के रूल पर आधारित है। और हो सकता है कि साथ साथ आपके पास प्रॉब्लम ऑन एज के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में बॉडमास से रिलेट करते हुए बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर चेंज करके इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। दूसरे में उसने क्या बोला कि ये जो आपके पास नंबर दे रखे हैं ना, इसको आपने क्या करना है, राउंड करना है और आंसर आपको 2 डेसिमल में बताना है। बेसिक सी कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन आपके पास नॉन वर्बल के थे, टोटल कितना आपके पास 3। इम्बेडेड वाला आपके पास पूछा गया है, एनालॉजी आपके पास पूछा गया है, ठीक है। बाकी आपके पास सीरीज का एक क्वेश्चन है, मतलब एनालॉजी भी आप इसको कह सकते हो, फिगर एनालॉजी। तो ऐसे नहीं कि बहुत टफ है, चीजों को देखोगे तो आराम से आप हर एक चीज कर लोगे। ऐसा कोई चैप्टर नहीं कि शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। नॉन टेक धीरे धीरे बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, ध्यान रखना, अपनी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे वो बढ़ाता जा रहा है। ऐसा कोई एग्जाम अब नहीं है जहां पर नॉन टेक का रोल ना हो, हर एक एग्जाम में नॉन टेक का रोल बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना। तो अगर आपका नॉन टेक का रोल बढ़ता जा रहा है तो आप लोग भी अब थोड़ा सा ज्यादा इसको टाइम दिया कीजिए, ठीक है। और नॉन टेक तो ऐसा है, एक बार अगर आपने ठीक ठाक टाइम दे दिया तो दोबारा आपके पास उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास रिवीजन है। रीजनिंग में तो सारा का सारा खेल लॉजिक का है, लॉजिक अगर आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सिलोगिज्म के, सिलोगिज्म के कितने क्वेश्चन है आपके पास, 2 क्वेश्चन यहां पर है। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, एक आपके पास कोडेड वाला है, दूसरा आपके पास क्या है डायरेक्ट रिलेशन का दे रखा है, हर सन इज माय मदर्स हस्बैंड, डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जिनके बीच में रिलेशन पूछा है वो पता करना है। ये आपके पास कोडिंग वाला है जहां पर हर साइन का मतलब क्या है अलग अलग है, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन का दे रखा है। अगला आपके पास इनइक्वालिटी का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अच्छा चैप्टर है इन सब में से जो काफी यूनिक सा है।
और कुछ नहीं करना, जैसा जैसा रिलेशन आपके पास वो दे रखा है, पहले आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों को कंबाइन करोगे तो कंक्लूजन देख ला कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं करता है। बेसिक सी चीज है कि अगर आपके पास इस तरीके से है तो आप इन तीनों का रिलेशन निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास साइन अपोजिट हो जाते हैं तो आप ए और टी का रिलेशन कभी भी नहीं निकाल सकते। छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हीं को तो ध्यान में रखना है। अगला अगर हम देखेंगे तो वो अल्फाबेट टेस्ट का है, चाहे आप इसको मिसलिनियस भी कह सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसा जैसा वो बोल रहा है सेम टू सेम वैसे ही करना है। आपको पूरा का पूरा एक ग्रुप दे रखा है जहां पर अल्फाबेट भी और साथ ही साथ आपका सिंबल भी है। जैसी जैसी चीजें वो बोलेगा, जो जो आपके पास रूल अप्लाई करने के लिए बोलेगा वो रूल अप्लाई करना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला लॉजिकल सीक्वेंस है, ठीक है, जहां पर डिक्शनरी के आधार पर उनका क्रम क्या होगा ये पूछा गया है। तो टोटल 4 वर्ड आपको दे रखे हैं और साफ साफ बोला है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी जिस तरीके से आपके पास डिक्शनरी में रखे जाते हैं ना वर्ड, सेम टू सेम वैसे रखना है। और एक क्वेश्चन आपके पास किसका बना था, डाइस का बना था। क्या पूछा है इसने कि 3 का अपोजिट हमें पता करना है, क्या होगा। तो 3 का अपोजिट आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। क्या लगता है, जब आपको किसी भी नंबर का अपोजिट पता करना होता है, आपको 2 डाइस दे रखे होते हैं, तो कॉमन फेस ढूंढो। कितना है आपके पास, 5 कॉमन है, 5 के बाद आपके पास 4 और फिर 1, यहां पर भी कॉमन देखो, इसको भी घड़ी की दिशा में घुमा दो। 5 के बाद आपके पास 3 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है, तो 3 और 4 आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चन, साफ साफ आपको मैंने दिखा दिए हैं। इनको सॉल्व अगर आप करोगे तो आपको इनका लेवल भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज आप लोगों को करनी है, ध्यान रखना इसका। कोडिंग डिकोडिंग ये मत सोचना कि लिखा नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको अभी बता भी दिया कि कहां पर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग लगता है। लेटर सीरीज में भी लगता है आपके पास, लेटर एनालॉजी में भी लगता है, लेटर क्लासिफिकेशन में भी लगता है, हर एक जगह लगता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें, अब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो ऐसा थोड़ा ना कि 30 क्वेश्चन अगर आपके पास इन चैप्टर से बने हैं ये वाले, तो अब की बार जो पेपर होगा उसमें भी सेम टू सेम यही बनेंगे आपके पास क्वेश्चन, या इन्हीं चैप्टर से बनेंगे, ऐसा नहीं है। रीजनिंग में जितने चैप्टर है सारे के सारे चैप्टर आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो चाहे आपके पास वो एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन है आपके पास, सीरीज है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन भाई अब की बार कोई गारंटी थोड़ा है कि नहीं आएगा। पिछली बार तो हमें बस लेवल का पता चल सकता है, अब की बार भी लेवल जो होगा हल्का सा अप होगा, लेकिन सारे के सारे चैप्टर वही रिपीट्स हो ऐसा कह नहीं सकते। तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन हो गया आपके पास, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपके पास नॉन वर्बल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। एक आपके पास रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के चैप्टर नहीं पढ़ने। तो पिछला पेपर आप देख चुके हो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, उनका लेवल क्या था। तो अब की बार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपना लेवल आप अप करके चलोगे, और वो तभी हो सकता है जब सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से आती होगी, जब हर एक चीज आप लोगों ने क्या पढ़ी होगी, डिटेल में पढ़ी होगी, ठीक है। बाकी देखिए प्रैक्टिस और चीजों को पढ़ना आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़नी है, चाहे वो टेक्निकल का पोर्शन हो चाहे वो नॉन टेक का पोर्शन हो, नॉन टेक में रीजनिंग और जीएस की अगर हम बात करें, जब तक आप बिल्कुल बेसिक से उसको नहीं पढ़ोगे, हर एक चीज विस्तार से नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ हम कर नहीं सकते हैं। रीजनिंग तो खेल ही लॉजिक का है, जितना अच्छा आपका लॉजिक होगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए स्पेशल एक कोर्स बनाया गया है, मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप पर जाकर प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने पर ये कोर्स आपको लिंक होगा, जिसमें आपके पास टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों है, रिकॉर्डेड बैच है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मात्र आपको कितने का पड़ेगा, 1999 का पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसका जो प्राइस है वो 3999 होगा। जब आप कूपन कोड MIE लगाओगे तब जाकर आपको कितने का पड़ेगा, 1999 का। कोर्स में आपको टेक्निकल नॉन टेक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको जेई की MCQ बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है। इस कोर्स में आपको टेक्निकल नॉन टेक के साथ साथ जेई की जो मोस्ट डिमांडिंग बुक है वो भी क्या मिल रही है, फ्री मिल रही है। लेकिन तभी जब आप ये कोर्स परचेस करेंगे। तो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर अभी आप लोग सर्च कीजिए, लॉगिन कीजिए, उसको डाउनलोड करके और फिर ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो आज हमने बताया सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिसिस के बारे में कि भाई पिछली बार ये एग्जाम कैसा आया था, एग्जाम में कौन कौन सा जो क्वेश्चन थे वो किस किस चैप्टर से आए थे, कितने कितने क्वेश्चन आपके पास बन रहे थे। तो ऐसी वीडियो आपकी कंटिन्यू आती रहेगी जहां पर आपकी प्रिपरेशन में हमारा साथ लगा रहेगा, ठीक है। हर एक छोटे से छोटा पॉइंट आप लोग को बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।